जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत अपने शहर के किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं और प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे कांग्रेस के कद्दावर नेता अनिल श्रीवास्तव जी से, जो कि यहाँ से 5 बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। वाराणसी शहर चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का माना जाना शहर है और केंद्र बिंदु है, तो कैंट विधानसभा से कई बार भाग आजमा चुके हैं और इस बार 2022 में पुनः एक बार फिर से भाग आजमाने के लिए तैयार हैं। तो अब मुलाकात कराते हैं अनिल जी से। अनिल जी, स्वागत है आपका आईपा में। नमस्कार। अनिल जी, अगर बात की जाए तो वर्तमान की जो राजनीति देखी जा रही है, कांग्रेस सत्ता से, प्रदेश की सत्ता से विगत कई वर्षों से दूर है, लगभग 32 वर्ष। तो अगर बात की जाए तो कितना परिवर्तन देख रहे हैं सपा बसपा बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए, और क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? देखिए, हम 32 वर्ष पहले कांग्रेस यहाँ पर थी। अगर आप कंपेयर करिएगा 32 वर्ष पहले हालात क्या थे प्रदेश के और आज क्या है, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। इन 32 सालों के अंदर जब कांग्रेस नहीं थी तो बसपा कई बार सरकार बनाई, सपा कई बार सरकार बनाई और भाजपा भी कई बार सरकार बनाई, और इन लोगों ने इस प्रदेश को पीछे डाल दिया। विकास के नाम पर फर्जी विकास दिखाया जा रहा है और एक जो है लोगों को भरमाने के लिए छोटी छोटी बातें करके कि ये अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, ये करके किसी तरह सत्ता हासिल कर रहे हैं। जात और धर्म का बोलबाला खड़ा कर दिया इन लोगों ने। लोगों के बीच में जो भाईचारगी थी उसको ख़त्म किया, और आज के हालात ये हैं कि समाज को विघटन में डाल दिए। नफरत का वातावरण है और जात धर्म के नाम पर ये लोग सत्ता जरूर हासिल किए, लेकिन फ़र्क आप साफ देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के समय में लोग सुखी महसूस करते थे, व्यापारी बढ़िया व्यापार करता था, अच्छी पढ़ाई लोग करते थे, सब कुछ था, और जो विकास कांग्रेस ने किया हुआ है उस विकास को कायदे से मेंटेन भी नहीं ये कर पा रहे हैं। ये अंतर है। अगर इसके साथ बात की जाए तो यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या यूँ कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस क्षेत्रीय पार्टी अपना दल ने किया। 2017 के जो चुनाव जो थे, एमएलए की बात की जाए तो ज़्यादा निकले इनसे। तो क्या कारण ऐसा है कि जो लोगों का जो मोह भंग जो है कांग्रेस से दूर हुआ, और इसके साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां परफॉर्मेंस बेहतर कर रही हैं? क्या कमी देखते हैं आप इसमें? देखिए, कमी एक्चुअली क्या है कि जनता को बात समझ में नहीं आ रही। जो अपना दल की बात करेंगे, सुभाषपा की बात करेंगे, सपा की बात करेंगे, ये लोग क्या है, ये जातीय संगठन है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जातीय और पारिवारिक माफियागिरी राजनीति का चल रहा है। और जो छोटी बातें करते हैं ये छोटी बात करते हैं, और इसलिए जनता गुमराह हो जाती है। जो सबको साथ लेके चलेगा, जो सबका विकास करेगा और बिना किसी पार्शियलिटी के जब आप काम करेंगे तो समाज में तभी समरसता कायम होगी। इसके साथ बात की जाए, चूँकि वाराणसी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु है, गुजरात मॉडल पे चुनाव हुआ था लोकसभा का। 2022 का जो चुनाव है ये वाराणसी डेवलप के नाम पे लड़ा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों का। कितना परिवर्तन आप देखते हैं यहाँ पे वाराणसी के जो काम हुए हैं? क्या कमी देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री का क्षेत्र है उस हिसाब से तो विकास नहीं हुआ। पैसे भी आए, लेकिन पैसों का वंडरबाट बहुत ज़्यादा हुआ। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि एकदम से विकास नहीं हुआ। जरूर कुछ विकास हुआ है, कुछ रिमार्केबल काम यहाँ पे हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जितना विकास हुआ उससे ज़्यादा विनाश हुआ है। अब जैसे विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना है, तो अब वो केवल वो मंदिर बचा है जो बाबा का मंदिर है, और उनका केवल अर्घा बचा है। अदरवाइज
आसपास के सारे जो मंदिर थे, जो वेद पुराण में जिनकी चर्चा, तो खत्म कर दिए गए। कई ऐतिहासिक मोहल्ले गायब हो गए। अब वो जो लोग श्रद्धा भाव से जाते थे दर्शन करने के लिए बाबा का, अब वो व्यापारिक केंद्र हो गया। अब वो आस्था के केंद्र से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस हो गया। लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए, लेकिन जो आस्था बाबा का था, बाबा का ये शहर काशी जो है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये साधना की नगरी है, साधन की नगरी नहीं है। तो अब साधन की नगरी बनाया जा रहा है, इसका व्यापारीकरण हो रहा है, वो एक तकलीफ दे। वाराणसी गलियों का शहर है, गंगा जमनी तहजीब है, ताना बाना ऐसे लोग मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते थे। गलियों में अगर जाएंगे आप तो क्या परिवर्तन देखते हैं? चूँकि गलियों का बहुत बड़ा एक अंबार है यहाँ, बहुत बड़ा घनत्व जो अगर देखा जाए, मतलब कि जो क्षेत्र जो है एकदम गली है यहाँ पे, तो क्या परिवर्तन देखते हैं? कुछ गलियों में सुधार हुई हैं? बिल्कुल नहीं, यही दुर्भाग्य है। यही मैं कह रहा हूँ आपको कि दुर्भाग्य। गलियों में जाएंगे आप, गलियाँ काफ़ी चहल पहल रही है यहाँ का, और वाकई यह शहर गलियों के शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज गलियों की हाल, सड़क पे थोड़ा बहुत आपको विकास दिखेगा, लस लुस के किसी तरह सड़क बना दी गई, लेकिन गलियों के अंदर सीवर बह रहा, दुर्दशा के माहौल में रह रहे, गंदगी है, वो जो गलियों का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसके साथ अगर बात की जाए तो जब चुनाव आते हैं नज़दीक में, तो भावनात्मक मुद्दे बहुत तेज़ी से आते हैं सामने। स्थानीय मुद्दों के साथ वोट पड़ने चाहिए या भावनात्मक के साथ उसमें वोट पड़ने चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मैं तो जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए, न तो क्षेत्रीयता पे होना चाहिए और न धर्म पे और न जाति पर, मुद्दों पर होना चाहिए। मुद्दा आज बहुत बड़ा है बेरोजगारी, मुद्दा आज बहुत बड़ा है महंगाई, मुद्दा आज लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो है। तो मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मेरे तो यही अपील भी है लोगों से। टीएफसी ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया बुनकरों के हित के लिए। बनारसी साड़ी जो है नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे अपनी एक पहचान बना चुका है। इसके साथ अगर बात की जाए तो टीएफसी है, रिंग रोड है, और बहुत से ऐसे काम किए हैं बीजेपी ने। रुद्राक्ष है आपका बगल में, तो क्या कहेंगे ये डेवलपमेंट की जो परिभाषा जो है? मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ विकास नहीं हुआ। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर जो बना, वो तो बना तो बुनकरों के लिए, लेकिन अब वो केवल भारतीय जनता पार्टी का अड्डा हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे वहीं पे हो रहे हैं। विश्वनाथ धाम में अभी आपने देखा उनकी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल बुलाया गया और अपोजिशन के किसी व्यक्ति को इनवाइट नहीं किया गया। आपने जब भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और अगर उसमें पैसा जनता का लगा है तो और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी तो बुलाना चाहिए ना, विपक्ष के नेताओं को भी बुलाना चाहिए। नहीं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का अड्डा बना रहे हैं ये। बनारस में इस बार के खास मुद्दे क्या रहेंगे जिससे जनता जो है अपने वोट आपको आशीर्वाद के तौर पे दे सके? देखिए, बनारस में मुद्दा तो मुझे लगता है कि ये रहेगा कि जो धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है उससे जनता फेडअप है, उसके खिलाफ वोट करेगी। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, इसी आधार पे चुनाव होंगे और लोग इसी आधार पे वोट करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। आईपा की जो मुहिम है जन जन तक पहुंचने की, जिस मंच के तहत हमारी आपसे वार्ता हो रही है और प्रगतिशील राजनीति की बातें हम लोग करते हैं, स्वच्छ राजनीति की बातें करते हैं, क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? आपका ये मुहिम बहुत सराहनीय है, बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस मुहिम को आप और आगे बढ़ाएं, ये मेरी शुभकामना है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। ये काम आप कर रहे हैं, ये बहुत ही रिमार्केबल आपका प्रयास है। एक अंतिम सवाल आपसे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी का जो स्लोगन है, कितना असर देख रहे हैं आप इसमें और कितना बदलाव होना चाहिए या संभावनाएं लगती हैं? क्या प्रियंका जी भी कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? ऐसे कुछ पार्टियों में कुछ चर्चाएं वगैरह? देखिए, प्रियंका जी हो सकता है कि चुनाव न भी लड़े,
क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेंगी, उनको चारों तरफ घूमना है। मुझे अभी ऐसा नहीं कोई खबर है कि वो लड़ेंगी कि नहीं, लेकिन जो प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यह नारा इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। आप 16 से 26 साल की जो लड़कियों की संख्या है वो लगभग 3 करोड़ है, और ये 3 करोड़ को टारगेट करके प्रियंका जी ने अपना नारा हिट किया है। यही भविष्य का वोटर बनेगा, 2024 में भी बनेगा और आगे भी चलेगा। इनके अंदर अवेयरनेस बहुत है। अभी देखिए जो मैराथन दौड़ हो रहा है, जो लड़कियों का अंदर उत्साह है, वो आप देखिए 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लड़कियाँ इसमें भाग ले रही हैं, और उनका विश्वास प्रियंका गांधी के अंदर है। तो हमको लगता है कि अगर इस 3 करोड़ का जो टारगेट है प्रियंका जी का, उसमें से अगर 1.5 करोड़ भी कांग्रेस के पक्ष में आते तो कांग्रेस का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक और अंतिम सवाल आपसे लेंगे जो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये आपसे सवाल लेना। 2017 असेंबली का जब चुनाव हुआ यहाँ पे, तो लगभग आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पे थे, बहुत अच्छा आत्मविश्वास था आपके अंदर। क्या कारण था कि चंद कदमों की दूरी पे पहुँचते पहुँचते आप रह गए? देखिए 2017 का इलेक्शन आप लोगों ने भी नज़दीक से देखा होगा। हम लोगों ने कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से लड़ाई नहीं हम लड़े हैं, हम तो प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़े। जब प्रधानमंत्री 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करके गली गली तक घूम रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो वो लड़ाई सौरभ श्रीवास्तव से तो नहीं रह गई, मोदी जी से हो गई, एक बात। दूसरी बात कि मोदी जी छोटी छोटी जगह रामनगर, गढ़वा घाट, 80, BHU, लंका घूम रहे हैं वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो लड़ाई तो एक विषम परिस्थिति में चली गई। पूरा कैबिनेट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मौजूद था। एक एक कैबिनेट मंत्री एक एक गली को, एक एक मोहल्ले को छेक के बैठ गया। पैसा अंधाधुंध लुटाया गया। और उसके बाद मेरा अपना जो आकलन है कि EVM में गड़बड़ी हुई, नंबर 1, और दूसरा कि 30,000 वोट यहाँ पे ऐसा पड़ा जो वोट पोल हुआ ही नहीं था। हमारे जो पोलिंग के जो एजेंट लोगों ने जो हमको रिपोर्ट दिया, उससे जब हमने जो वोट का आया कितना वोट पड़ा कैलकुलेट किया, तो लगभग 30,000 वोट ऐसा पड़ा था जो पड़ा ही नहीं था। और यहाँ का DM हम RTI से मांगे तो उन्होंने RTI का रिस्पांस नहीं दिया ताकि हम रीड फाइल करके खुलवा सके। तो इस तरह की बेदमगली और बद इंतजामी, आप समझ लीजिए बेईमानी, इतना जब झेलना पड़ा, तो वो उस सिचुएशन में जितना हम वोट पाए, हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो आप थे हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि 2022 का जो चुनाव है वो लगभग अपने पक्ष में लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।